हेलो, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। आप लोगों का कुछ ही दिनों में एग्ज़ाम आने वाला है। आई होप आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी खासी चल रही है। एंड हम लोग कुछ दिनों से सोशल साइंस के इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं। इस सीरीज़ में हम लोगों ने अभी तक जियोग्राफी, आपदा प्रबंधन, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लिए हैं और हिस्ट्री और जियोग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देख लिए हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं चेक किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चेक कर लेना। और कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ना करना। और अगर ये वीडियो बेनिफिट लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना। चलो अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो पॉल साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर होने वाला है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चंस तो है, लेकिन साथ ही साथ नोट्स भी अवेलेबल करवाए गए हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये काम करना है कि जो मैं समझाऊंगी, जिस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगी उसको समझना है। और अगर आप लोगों को आंसर लिखने में तकलीफ होती है तो इसको नोट कॉपी में नोट कर लो या फिर आसानी से स्क्रीनशॉट ले लो, जो आप लोगों को ठीक लगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि दबाव समूह स्वार्थी तत्वों का समूह है, क्या इसे समाप्त कर देना चाहिए? क्या इसे समाप्त कर देना चाहिए? सॉरी, यहाँ पे प्रिंट आउट में मिस्टेक हो चुका है कि दबाव समूह स्वार्थी तत्वों का समूह है, क्या इसे समाप्त कर देना चाहिए? तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये दबाव समूह क्या है। ये वर्ड आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, इस क्लास से पहले आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो देखो, दबाव समूह एक समूह होता है, ठीक है, एक समूह होता है। वो किसी विशेष समूह के लिए ही काम करता है, ठीक है। मान लो कि एक स्टूडेंट का समूह हुआ, तो वो जो संगठन है वो सिर्फ स्टूडेंट के लिए ही मांग करेगी, स्टूडेंट के लिए काम करेगी, उसकी भलाई के लिए, उसके अधिकार के लिए काम करेगी, उसके कर्तव्यों को समझाएगी। तो मतलब एक स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर ही ध्यान देती है। उस समूह को हम लोग दबाव समूह कहते हैं। तो चलिए अब चलते हैं उत्तर की तरफ। तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं कि दबाव समूह स्वार्थी तत्वों का समूह है, क्या इसे समाप्त कर देना चाहिए? यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उत्तर में है कि दबाव समूह स्वार्थी तत्वों का समूह है। ये कथन गलत है, ठीक है। ये कहना गलत होगा कि दबाव समूह स्वार्थियों का समूह है, क्योंकि भले ही कुछ लोग अपने स्वार्थ के पूर्ति के लिए दबाव समूह में सम्मिलित रहते हैं, जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि कुछ लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उस दबाव समूह में सम्मिलित हो जाते हैं, अपने ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए सम्मिलित हो जाते हैं। किंतु दबाव समूह लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह क्षेत्र के विशेष समस्या, ठीक है, ये क्षेत्र के विशेष समस्या को सुलझाने वाला क्षेत्र होता है या समूह होता है, ठीक है। मान लो कि अगर एक ग्रुप बना, स्टूडेंट का ग्रुप बना, तो कम से कम वो स्टूडेंट के अधिकारों के लिए तो बात उठाएगी, अधिकारों के लिए मांग तो उठाएगी, इससे स्टूडेंट की भलाई तो होगी। वैसे ही अगर कृषि का समूह होता है तो कृषि के लिए मांग उठाएगी, कृषि का विकास होगा, ठीक है ना, किसानों का विकास होगा। तो इस तरह से लोकतंत्र के लिए ये दबाव समूह जरूरी भी है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि दबाव समूह को बिल्कुल ही जड़ से खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि आप लोग देख कर रहे हैं कि क्या जन संघर्ष लोकतंत्र का विरोधी है? जन संघर्ष लोकतंत्र का विरोधी है। तो क्वेश्चंस पढ़ते हैं, सॉरी आंसर पढ़ते हैं। नहीं, जन संघर्ष लोकतंत्र का विरोधी नहीं अपितु समर्थक है, ठीक है। यहाँ पे जनसंघर्ष को समर्थक बताया गया है लोकतंत्र का, क्योंकि जनसंघर्ष से लोकतंत्र को मजबूती मिलती है, सही बात है, और किसी भी सत्ताधारी दल को तानाशाह बनने से रोकता है। तो देखो उसका इस सबसे अच्छा जो एक पक्ष दिखता है जनसंघर्ष का, वो यही है कि किसी भी सत्ताधारी दल को तानाशाह बनने से रोकता है। कौन रोकता है? तो जनसंघर्ष रोकता है। तो ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छा काम करता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, भारत में लोकतंत्र के लिए हुए आंदोलन में महिला की भूमिका नगण्य है कैसे? तो आप लोग आंदोलन के बारे में आप लोगों को पता होगा, लोकतंत्र के लिए कितनी आवाज़ें उठाई गई थी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में लोकतंत्र के लिए हुए आंदोलन में महिलाओं की भूमिका नगण्य है कैसे? यानी महिलाओं का जो भूमिका है, योगदान है, वो ना के बराबर है, कैसे, क्यों? ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, ये कथन बिल्कुल ही गलत है कि भारत में लोकतंत्र के लिए हुए आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका नगण्य है, और यहाँ पे ये कथन बिल्कुल ही गलत माना गया है, बिल्कुल नगण्य है, क्योंकि महिलाएं भी लोकतंत्र के लिए हुए आंदोलन में धीरज रखकर अपने बच्चों को देखभाल करती थी और अपने पति को प्रशंसापूर्वक विदा करती थी। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, जब दांडी मार्च हुआ था और असहयोग आंदोलन हुआ था, तभी जब गांधी जी के आह्वान पर महिलाओं ने, भारत की महिलाओं ने बहुत अच्छा खासा अपना योगदान दिया था। सिर्फ उन्होंने ऐसा नहीं है कि बच्चों का देखभाल किया और अपने पति का देखभाल किया और इस तरीके से उन्होंने देश के लोकतंत्र को बनाने में मदद की, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन्होंने भी आंदोलनों में हिस्सा लिया था। ठीक है, तो ये जो कथन है कि आंदोलनों में महिलाओं ने हिस्सा बिल्कुल नहीं लिया था, उन्होंने बिल्कुल योगदान नहीं दिया था, तो ये कथन बिल्कुल ही गलत मानी जा सकती है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है? ठीक है, राजनीतिक दल, तो आप लोगों के क्षेत्र में भी राजनीतिक दल होता है, जो लोकल राजनीतिक दल होता है, केंद्र में भी राजनीतिक दल होता है, जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, फिर जेएमएम हो गया, है ना, फिर अगर आप लोग चले जाओ वेस्ट बंगाल में तो तृणमूल हो गया, तो सबका क्षेत्रीय राजनीतिक दल होता है। और केंद्र में जैसे कि बीजेपी है, एनडीए की सरकार है, मिली जुली सरकार है अभी, फिर कांग्रेस की सरकार है, तो इसे राजनीतिक दल कहते हैं, जो कि वोट लड़ते हैं। ठीक है, वोट लड़ते हैं। अब पूछा गया है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है? ठीक है, ये समझना हमें जरूरी है। तो ये सनातन सत्य है, यानी बिल्कुल सच बात है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, क्योंकि राजनीतिक दल ही चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं। ठीक है, हमें पता है, जो बहुमत प्राप्त कर सत्ता का संचालन करते हैं। ठीक है, मतलब जिस राजनीतिक दल को सबसे अधिक वोट मिला है, जिस राजनीतिक दल के उम्मीदवार को सबसे अधिक मत मिला है, वही अपना सत्ता कायम कर सकती है, ये हमें पता है। और जिस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, वो विरोधी दल की भूमिका निभाता है। राजनीतिक दल ही जनता का समस्या को सरकार के समक्ष रखती है, साथ ही जनता की मांगों की पूर्ति के लिए आंदोलन का भी सहारा लेती है। ठीक है, और जो हार जाता है, ठीक है, जो जिसे सुस्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है, वो क्या करता है, वो भूमिका निभाता है, किसका भूमिका निभाता है? विरोधी दल का भूमिका निभाता है। और जो जिसकी सरकार बन जाती है, वो जनता की मतों को आगे रखता है, सरकार के सामने रखता है, और राजनीतिक लोक कल्याणकारी योजना बनाती है और उसे कार्यान्वित करती है। ठीक है, इस प्रकार राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच का कड़ी का काम करता है। यानी जो अब मतलब अभी फिलहाल बीजेपी की सरकार है, ठीक है, तो हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो बीजेपी की सरकार हमसे पूछती है, फिर वो सरकार के सामने या फिर किसी भी अदालत में मान लो उसे मतलब लोकसभा में रखती है। ठीक है, लोकसभा में रखते, तो ये आम नागरिक और सरकार, लोकसभा के बीच के एक कड़ी का काम, एक बांध का काम करती है ये राजनीतिक दल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, इसी वजह से। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चिपको आंदोलन क्या है? ये काफ़ी बार पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सुन लो। यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ, तो एक एक लाइन पे ध्यान दो कि चिपको आंदोलन वन एवं पर्यावरण के सुरक्षा के उद्देश्य से सुंदरलाल बहुगुणा और चरी प्रसाद द्वारा चलाया गया आंदोलन था। तो ये आंदोलन का उद्देश्य क्या था? आप लोगों को पता होगा कि पेड़ों की कटाई को रोकना। ठीक है, पेड़ों की कटाई को रोकना और पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करना। और ये किसके द्वारा चलाया गया था आंदोलन?
तो सुंदरलाल बहुगुणा, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया, सुंदरलाल बहुगुणा और चरी प्रसाद, ठीक है, चरी प्रसाद द्वारा चलाया गया ये आंदोलन था। इस आंदोलन से जुड़े लोग पेड़ से चिपक जाते थे और पेड़ काटने वालों को मारकर भगा दिया करते थे। मतलब जब भी जो पेड़ काटने वाले लोग थे वो उनके वन में प्रवेश करते थे पेड़ को काटने के लिए, वहाँ के जो लोकल वनवासी लोग होते थे वो पेड़ से चिपक जाया करते थे और वो रोकते थे कि हमारे वन्य जीव को, हमारे संसाधन को हानि मत पहुँचाओ। चिपक जाते थे, इसीलिए इस आंदोलन का नाम रखा गया था चिपको आंदोलन। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करती है। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दल मैंने समझा दिया, और अभी अभी कहा था मैंने कि केंद्र में भी एक सरकार होती है जो केंद्रीय स्तर पर लड़ती है, यानी पूरे देश में लड़ती है, और राज्य स्तर पर यानी सिर्फ एक राज्य में ही लड़ती है। तो दो प्रकार की राजनीतिक दल होती है, एक राष्ट्रीय स्तर पर जैसे कि बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, और राज्य स्तरीय मान लो झारखंड में जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा है ना, तो ये सब राज्य स्तरीय हो गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्र में जाके नहीं लड़ती है, लोकसभा चुनाव वो नहीं लड़ती है। तो दो प्रकार का राजनीतिक दल हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है समझो। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है, इसके मापदंड क्या है। मतलब राजनीतिक दल अगर मतलब मान लो तुम लोग अगर बाद में जाके राजनीति में आना चाहो और अपना एक राजनीतिक दल बनाओ, तो ऐसे ही राजनीतिक दल तो नहीं बना सकते, तुम्हें आगे जाके कुछ पेपर वर्क करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी ताकि वो जो राजनीतिक दल है तुम्हारा ऑफिशियल हो सके। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या मापदंड है ये पूछा गया है। तो देखो आंसर में क्या है कि राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग मान्यता प्रदान करता है। यानी ये जो सारा वोट का मामला है, मत का मामला है, राजनीतिक चीज़ों का मामला है, इसमें सबसे बड़ा जो आयोग होता है वो निर्वाचन आयोग का काम होता है। ठीक है, तो मान्यता कौन प्रदान करता है, निर्वाचन आयोग मान्यता प्रदान करता है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी दल को लोकसभा में डाले गए मत का कम से कम 6% मत प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो जो लोकसभा यानी जो राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल है उसे कम से कम लोकसभा के कम से कम 6% मत प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, अथवा कम से कम 3 राज्यों में 4 लोकसभा में सीट प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, 3 राज्यों में 4 लोकसभा में सीट प्राप्त होनी चाहिए राष्ट्रीय राजनीतिक दल को। ठीक है, अब राज्य स्तर के राजनीतिक दल को देखते हैं। तो राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए विधानसभा के चुनाव में डाले गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, 6% मत प्राप्त होना चाहिए। तो क्या क्या मान्यता हमने देख लिया। राष्ट्रीय राजनीतिक दल में 6% मत प्राप्त होना चाहिए लोकसभा से, या फिर 3 राज्यों में 4 लोकसभा सीट प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल। और यहाँ पे राज्य स्तरीय देख लिया हमने। राज्य स्तरीय में क्या होना चाहिए कि चुनाव में डाले वैध मतों का 6% मत प्राप्त होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7, जनसंघर्ष से लोकतंत्र मजबूत होता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं। जनसंघर्ष से लोकतंत्र मजबूत होता है, ऐसा ही क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, इसे भी समझ लेते हैं क्या कहा गया है। तो हमें पूछा गया है कि ये जो कथन है जनसंघर्ष से लोकतंत्र मजबूत होता है, तो इस कथन से हमारा क्या विचार है। तो देखो कथन से हम क्या विचार रख सकते हैं अपना, कि यह कथन सत्य है कि जनसंघर्ष से लोकतंत्र मजबूत होता है। पहले ही मैंने कहा था, क्योंकि लोकतंत्र में कोई भी फैसला आम सहमति से लिया जाता है। ठीक है, आम सहमति से लिया जाता है। लोकतंत्र में कोई भी फैसला आम सहमति से लिया जाता है। यदि सरकार जनता की फैसला की उपेक्षा करती है तो जन संघर्ष द्वारा जनता उसे ऐसा करने से रोक देती है। ठीक है,
मान लो अगर कोई सरकार हमारे विरुद्ध जाके कोई फैसला ले रही है, विरुद्ध जाके कोई कानून बना रही है, तो हम जनसंघर्ष से उस फैसला को रोक सकते हैं, ठीक है। तो जनसंघर्ष द्वारा जनता उसे ऐसा करने रोक देती है। हम सरकार को रोक सकते हैं कि नहीं, ये कानून हमारे लिए लाभकारी नहीं है बल्कि नुकसानदायी है, हमें इससे दिक्कत है, तो हम ये काम आपको करने नहीं देंगे। तो जनसंघर्ष से ये अच्छी चीज होती है। तो जनसंघर्ष इसी तरह लोकतंत्र को मजबूत करती है कि लोकतंत्र में कोई भी गलत काम नहीं होगा जिससे कि आम जनता को, नागरिक को नुकसान हो, है ना। तो और सरकार को तानाशाह बनने से रोक देती है। द्रुस और जनसंघर्ष द्वारा सरकार पर दबाव बना रहता है, ठीक है। अगर मान लो जनसंघर्ष मजबूत रहे, तो सरकार भी कुछ काम करने से पहले 10 बार सोचती है कि भाई हम ये काम करें कि ना करें। अगर बाद में गलत फैसला हो जाए तो पूरा जनसंघर्ष हमारे माथे पे आ बैठेगी, ऐसा सरकार सोच सकती है ना। और सरकार भी इससे तानाशाह नहीं होगी, अपनी मन मर्जी का नहीं करेगी, क्योंकि उसे भी डर लगा रहेगा कि अगर कुछ बाद में दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है जनता के साथ, तो वो हमें अपने सीट से हटा भी सकती है। ये चीज़ें होती है। तो इसी तरह जनसंघर्ष जो है लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, अच्छे से समझ लिया होगा। आई होप आप लोगों ने। अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास में किस तरह सहायक है? राजनीतिक दल, ठीक है, यहाँ पे अब राजनीतिक दल की बात हो रही है, समझा दिया था मैंने। राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास में किस प्रकार सहायक है? अब राष्ट्र का विकास में राजनीतिक दल की क्या भूमिका रहती है, ये समझना हमें जरूरी है। तो किसी भी देश के राष्ट्रीय विकास में राजनीतिक दलों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास का प्राण है। अभी अभी हमने समझा था, क्योंकि राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास के लिए जनता को जागरूक बनाती है। सही बात है। देखो, राजनीतिक दल जो क्या है, अगर विरोधी के जो राजनीतिक दल होते हैं, मान लो अभी बीजेपी की सरकार है और विरोधी में कौन है, मान लो कांग्रेस मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए, मान लो, बस ऐसा एज्यूम कर लो कि सत्ता में बीजेपी है, ठीक है, सत्ता में बीजेपी और एनडीए की सरकार है, लेकिन इसके विरोध में कौन है? कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस इसके विरोध में है। तो मान लो बीजेपी कोई गलत काम करती है तो कांग्रेस हमें आके बताएगी कि नहीं? अगर हम इतने समझदार नहीं है, अब आम नागरिक, हर एक इंसान तो समझदार नहीं है ना, वो नहीं समझ सकता कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है या फिर क्या गलत होने वाला है। तो कांग्रेस हमें आके बताएगी कि बीजेपी की जो सरकार है, जो सत्ता पे है, वो तुम्हारे साथ गलत कर रही है, बाद में तुम्हें दिक्कतें हो सकती है। तो इस तरह से भी राजनीतिक दल जो है, वो जो विरोधी के राजनीतिक दल है, जो सत्ता में राजनीतिक दल है, वो हम दोनों के विकास के लिए सहयोगी होते हैं और राष्ट्र के विकास में भी सहयोगी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कहा, क्योंकि राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास के लिए जनता को जागरूक बनाती है, जैसा मैंने अभी समझाया, तथा अन्य योजना को बनाती है, उसे कार्यान्वित करती है तथा राष्ट्रीय विकास को लोकतांत्रिक स्वरूप तैयार करती है। अब जो सत्ता पे बैठा हुआ है राजनीतिक दल, वो तरह तरह के फैसले लेती है, तरह तरह की योजना बनाती है, जैसे कि मुझे याद नहीं आ रहा है एक योजना जिसके बिहाफ पे नीति आयोग बनाया गया था ना, हाँ, योजना आयोग, ठीक है। योजना आयोग आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा, लेकिन 2015 में योजना आयोग को हटा के नीति आयोग बनाया गया था। तो ये ऐसे काफ़ी सारे आयोग बनाए गए, फैसले बनाए गए, फिर प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना बनाए गए, आवास दिया गया। तो ये सभी जो चीज़ें हो रही है वो हमारी भलाई के लिए हो रही है। और ये किसने भलाई का काम किया? राजनीतिक दल ने हमारे लिए भलाई का काम किया। तो इस तरह से राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो राजनीतिक दल, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। संविधान की सर्वोच्चता से आप क्या समझते हैं? संविधान के बारे में आप लोगों को पता होगा ना। संविधान जो कि एक दस्तावेज है जिसमें नियम कानून लिखे रहते हैं, है ना। चलो
समझ लेते हैं। 1 मिनट। संविधान की सर्वोच्चता से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि संविधान की सर्वोच्चता से आशय हैं कि जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो संविधान में जितने भी चीज़ें लिखी हुई है, जितने भी कर्तव्य लिखे हुए हैं, उसका हम उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा ही किया जाता है, जाहिर सी बात है। संविधान राज्य की सर्वोच्च विधि है जो लिखित, निश्चित और स्पष्ट होती है। यानी बस यहाँ पे इतना लिखा गया है, कहा गया है कि संविधान जो होती है उसका उल्लंघन हम नहीं कर सकते हैं, और जितने भी शक्ति है उससे बांटती है। किसमें बांटती है? एक तो केंद्र में और एक राज्य में शक्तियों का बंटवारा संविधान द्वारा ही होता है। संविधान तय करती है कि कौन सा शक्ति किसके पास रहेगा, और जो लिखित है वो स्पष्ट है। ठीक है, चलो संविधान का तो हम बात कर लिए। अब आते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करती है? लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करती है? तो लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। तो ये बात हमने क्लास 8-9 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। ठीक है, इसमें जनता का प्रतिनिधि का चुनाव करती है, जो सरकार गठन करती है। ठीक है, जो सरकार गठन करती है। लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को मान्यता दी जाती है। तो लोकतंत्र में अगर हम जाके कहें कि हमें ये दिक्कतें हो रही है, हम आम नागरिक अगर जन संघर्ष लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठाए, या फिर लोकतंत्र या लोकसभा में जाके आवाज़ उठाए, तो वो हमारी आवाज़ को सुनती है। अदालत में जाके हम अगर अपनी आवाज़ उठाए तो वो अदालत सुनेगी ना हमारी बात। तो जनता के लिए कल्याणकारी योजना बनाई जाती है और नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। तो ये समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करती है। ठीक है, यहाँ पे और भी कुछ क्वेश्चंस तो है, लेकिन फ़िलहाल के लिए आज 10 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं और क्वेश्चंस के ऊपर बात हो, पॉल साइंस के और भी क्वेश्चंस के ऊपर बात हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।